नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार स्टडी विद आर एस बाबू पर। दोस्तों, आप पता है कि हमारा अभी हिंदी के ऊपर विशेष टॉपिक चल रहा है। इसमें हमने पर्यायवाची शब्द कवर कर लिए, विलोम शब्द कवर कर लिए और उनकी प्रश्नोत्तरी भी और शब्द आए हुए इम्पोर्टेंट जो शब्द है उनको भी कवर कर लिए। दोस्तों, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे समास। देखिए दोस्तों, आप को मैं यह इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आपने यहाँ से समास पढ़ लिया तो आपको कहीं अन्य से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे समास क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके भेद क्या है, इन भेदों की पहचान कैसे करें, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों समास के बारे में। तो दोस्तों, समास आप देख सकते हैं, समास क्या होते हैं। सम धन आस से यह शब्द मिलकर बना हुआ है, जहाँ सम का अर्थ है पास एवं आस का अर्थ है बैठना। यानी कि समास वह है जिसमें पास बैठना अथवा मिलना या समीप आना, यह समास है। हिंदी भाषा में समास प्राय है नए शब्द निर्माण हेतु प्रयोग में लिए जाते हैं। शब्द को संक्षिप्त करने हेतु भी समास उपयोगी है। तो दोस्तों, जैसे कोई शब्द है उसका हमें संक्षिप्त करना है तो उसी का नाम समास है। शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना ही समास है। जैसे आगे हम और देखते हैं, जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द अपने संबंधित शब्दों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं तब उनके मेल को समास और उन मिले हुए शब्दों को सामासिक शब्द या पद कहते हैं। इन शब्दों को अलग अलग करने की रीति को विग्रह कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको परिभाषा समझ में आई ना आई कोई बात नहीं, लेकिन आप यह देखिए जो उदाहरण है उसके द्वारा आपको परिभाषा आपको स्पष्ट अथवा सही समझ में आ जाएगी। जैसे चिड़ी मार का विग्रह होगा तो चिड़ियों को मारने वाला। अब चिड़ी मार यह शब्द है तो यह संक्षिप्तीकरण में शब्द है। इसका विग्रह करें तो चिड़ियों को मारने वाला होता है। समस्त पद या सामासिक पद का विग्रह करने पर समस्त पद के दो पद बन जाते हैं। अब जैसे कोई पद है, समस्त पद दिया हुआ है, जैसे चिड़ीमार है, उसमें पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद होता है जो पहले का पद होता है, जो हम विग्रह करते हैं तो उसके पहले का पद, और उसके उत्तर पद का अर्थ होता है उसके बाद का जो पद होता है उससे कहते हैं उत्तर पद। जैसे पाठशाला में पूर्व पद है तो पाठ, पाठशाला का हम विग्रह करें तो पाठ और शाला हो गया। जैसे तो पाठ हो जाएगा इसमें पूर्व पद व उत्तर पद हो जाएगा शाला। ठीक उसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सत्य असत्य में पूर्व पद हो जाएगा तो सत्य तो इसका पूर्व पद हो जाएगा और उत्तर पद है वह असत्य हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। समास के ज्ञान से शब्द भंडार में वृद्धि होती है, साथ ही शब्दों के अर्थ को जानने में भी सुविधा होती है। समास विचार विनिमय में कितने सहयोगी है वह निर्विवाद है। यह तो होगी दोस्तों सामान्य बात। अब देखिए, संस्कृत की दृष्टि से देखा जाए तो समास के 4 भेद माने गए हैं। हिंदी जगत में समास के 6 भेद माने गए हैं और प्रचलित है। स्मरण हेतु इनकी संक्षिप्त परिभाषा निम्न प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है। तो दोस्तों, अब आपको कन्फ्यूजन यहाँ होगा कि 4 भेद माने अथवा 6 भेद माने गए। तो दोस्तों, हमारे अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा तो जैसे यह आ गया कि समास के कितने भेद है, तो उसमें ऑप्शन में एक ही आंसर आपको आएगा 4 अथवा 6 में से। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, उनमें से 4 आएगा अथवा 6 आएगा। दोनों साथ में आज तक ना तो कभी पूछे गए हैं और ना ही कभी पूछने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों यह दोनों ही माने गए हैं। अगर पर्सन की लैंग्वेज को हम समझे, अगर यह पूछा जाए कि मूल रूप से कितने समास के भेद होते हैं, तब तो हमें आंसर में करना है 4, और सामान्यतः पूछे तो हमें 6 करना है। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो हमें फिर इसमें से या तो बोनस में हमें अंक मिलता है अथवा यह ऐसा प्रश्न नहीं आता है। तो आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अब हम समास की पहचान कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो द्वंद्व में और छिपे, द्विगु में गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है।
तो देखिए दोस्तों, द्वंद्व में समास आएगा। अगर द्वंद्व में समास है, उसमें हमें और छिपा हुआ शब्द मिलेगा। जैसे द्वंद्व में समास का हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे माता पिता कोई शब्द है, तो माता और पिता, तो हमें इसकी पहचान आसानी से हो जाएगी कि इसमें द्वंद्व में समास है। ठीक उसी प्रकार द्विगु में गणना पद आवत है, तो द्विगु समास में आएगा गणना। इसमें अधिकतर शब्द है वो संख्यावाची ही मिलेंगे हमको। जैसे द्विव हमें ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे द्विगु, तो द्विगु का जैसे शब्द है तो दिवगु, तो दिव यानी दो, गु का अर्थ होता है गाय। तो देखिए हम दोस्तों ऐसे भी देख सकते हैं कि दिव यहाँ पर संख्यावाची शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब द्विगु समास में संख्यावाची शब्द आएंगे। आगे हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आते हैं। जैसे कर्ता नहीं आता है, बाकी जो आते हैं संबंध है, अधिकरण है, अपादान है, ये जो समास तो कारक है यहाँ आते हैं, अधिकरण है, ये सब जो कारक चिन्ह है वह हमें तत्पुरुष समास में मिलेंगी। आगे है अव्ययी में अव्ययी भाव रहे। तो अव्ययी भाव जो समास है उसमें प्रथम पद हमें उपसर्ग मिलेगा। यथा ऐसे जो शब्द है, पुनरावर्ती जो शब्द है, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, ऐसे शब्द हमें अव्ययी भाव समास में मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार कर्मधारय में विशेषण आवत है, तो कर्मधारय समास उसमें विशेषण आता है। इसमें उपमेय में व उपमान में अभेद रूप से दर्शाया जाता है। ठीक उसी प्रकार बहुव्रीहि में अन्य प्रधान रहे हैं, तो इसमें कोई अन्य पद नहीं आता है, जबकि अन्य पद प्रधान रहता है। जैसे न कोई पदावत है, इसमें कोई पद नहीं आता है। जैसे बहुव्रीहि समास में अधिकतर हमें जो देवी देवताओं के जो अथवा उनके जो अस्त्र शस्त्र है, उनके जो वाहन है, उनके बारे में हमें इनकी जानकारी मिलती है। बहुव्रीहि समास में ये देवी देवताओं से जुड़े हुए जितने भी शब्द है वो बहुव्रीहि समास में आते हैं। इनमें अन्य पद प्रधान रहता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इतनी सारी जानकारी समझ में आ रही है। आगे हम नेक्स्ट देख लेते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको मूल रूप से और सामान्यतः मैंने आपको बताई है। पढ़ेंगे हम 6 ही समास, जो टोटल है वो सारे पढ़ेंगे। जैसे तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है और द्विगु समास है। तो हम क्रम वाइज ही पढ़ लेंगे। तो पहला हमारा है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास को पढ़ने से पहले हमें किन बातों का ज्ञान होना चाहिए, किन बातों का ध्यान होना चाहिए, वो हम देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम, जिसमें पहला पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है। पहला पद संज्ञा अथवा विशेषण होगा, वह द्वितीय पद अर्थ की दृष्टि से प्रधान हो और प्रथम पद के साथ विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है, अतः तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द पद विशेषण का काम करता है, अतः प्रथम शब्द का अर्थ दूसरे पद पर निर्भर करता है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास के सम्यक ज्ञान हेतु कारक चिन्हों का ज्ञान आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपको परिभाषा समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, यह सिर्फ हमारे नॉर्मल जानकारी के लिए परिभाषा है कि पहला पद संज्ञा होता है, विशेषण होता है। अगर नहीं भी समझ में आए कोई बात नहीं, आपको विशेषकर इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें कारक चिन्ह आएंगे। तत्पुरुष समास की यही पहचान है, इसमें कारक चिन्ह आएंगे। अब कारक कौन कौन से आएंगे वो देख लीजिए आप। इसमें कर्ता कारक छोड़ देंगे, जैसे कर्ता ने, तो कर्ता कारक का होता है चिन्ह ने, तो यह है शब्द हमें इसमें नहीं लेना है। आगे लेना हमें कर्म, तो कर्म कारक तत्पुरुष है, करण कारक तत्पुरुष है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, फिर आ गया इसमें अपादान, फिर आ गया संबंध, फिर आ गया अधिकरण। इसमें संबोधन को भी हमें नहीं लेना है। तो ये 6 जो कारक है उनको हमें इसमें शामिल करना है। तो अब इनका हमें चिन्ह भी ध्यान में, विभक्ति चिन्ह भी ध्यान में रखना है। तो कर्ता ने, तो कर्म को संप्रदान करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध कहा कि रा रे, अधिकरण में पेपर, तो ये इनके कारक चिन्ह है। अब हम पढ़ लेते हैं पहले कर्म कारक तत्पुरुष। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि है कर्म के कारक चिन्ह का लोप होने से बनने वाला समास है। तो इसमें विभक्ति चिन्ह जो को है वह लोप हो जाएगा। इस समास में विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा।
जैसे जनप्रिय है तो समस्त पद तो जनप्रिय हो गया, और विग्रह है तो जन को प्रिय। तो इस जन को प्रिय जो इसमें से जो को हमें दिखाई दे रहा है उसका लोप हो जाता है, तो वह जनप्रिय शब्द बन जाता है। तो यह तो हो गया समस्त पद और यह हो गया विग्रह। तो हमें इसकी पहचान हो गई कि यह कर्म कर्म कारक तत्पुरुष समास है। इसमें हमें किस प्रकार पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे यश प्राप्त है तो यश प्राप्त में कौन सा कारक है, तो हमें यह पूछा जा सकता है कि कौन सा समास है इसमें। तो समास पूछा जाए डायरेक्ट तो हमें आंसर देना है कि इसमें तत्पुरुष समास है। अगर विशेष रूप से पूछा जाए कि इसमें तत्पुरुष समास है अथवा कर्म कारक तत्पुरुष समास है, इतना डीपली नहीं पूछते, फिर भी आप देख लीजिए कि इसमें इस प्रकार पूछा जाए कि आपको तो विभक्ति का ध्यान रखकर, विभक्ति चिन्ह का ध्यान रखकर आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। जैसे यश प्राप्त तो यश को प्राप्त, तो आपको इससे ज्ञात हो गया कि इसमें को जो आ रहा है वह विभक्ति चिन्ह कर्म कारक तत्पुरुष की है। तो ठीक है, ऐसे आगे देखते हैं स्वर्गीय। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार जो नेक्स्ट उदाहरण है वो हम देखते हैं। स्वर्गीय है तो स्वर्ग को गया, पद प्राप्त तो पद को प्राप्त। आसानी से इनको हम शब्दों को देख कर इनका अर्थ जान सकते हैं और समझ में आ सकते हैं। फलदायी तो फल को देने वाला, अश्रु गैस तो अश्रु को लाने वाली गैस, गिरह कट का हो जाएगा गिरह को काटने वाला, ग्रामगत का हो जाएगा ग्राम को गत, स्वर प्रिय का सर्व प्रिय का हो जाएगा सबको प्रिय। तो इसमें देखिए आप समस्त पद में देखिए और विग्रह में देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें विभक्ति चिन्ह को आ रहा है। तो यह कर्म तत्पुरुष की पहचान है। नेक्स्ट है आत्म विस्मृत तो आत्मा को विस्मृत। नेक्स्ट है कष्ट प्रद तो कष्ट को प्रदान करने वाला। नेक्स्ट है काल रात तो काल को गत। नेक्स्ट है पॉकेट मार तो पॉकेट को चुराने वाला। नेक्स्ट है स्वर्ग प्राप्त तो स्वर्ग को प्राप्त। नेक्स्ट है अतिथ्य अर्पण तो अतिथि को अर्पण। नेक्स्ट है देश गत तो देश को गत या गया हुआ। नेक्स्ट है ग्रहागत तो ग्रह को आया हुआ। नेक्स्ट है परलोक गमन तो परलोक को गमन। नेक्स्ट है महीप, महीप का होता है राजा, मही अर्थात पृथ्वी तो मही को पालने वाला। नेक्स्ट है मधुमक्खी तो मधु को इकट्ठा करने वाली मक्खी। नेक्स्ट है मृत्युंजय तो मृत्यु को जीतने वाला। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मृत्युंजय, तो मृत्युंजय जो शब्द है वह भगवान शंकर के लिए भी आया हुआ है, क्योंकि भगवान शंकर है उन्होंने मृत्यु को जीता हुआ है। तो इसमें हमें एक शब्द में दो अथवा तीन समास भी देखने को मिल सकती हैं। तो यह हमें प्रायिकता देनी है कि उस समास में कौन सा समास पूछा गया है और किस प्रकार देना है आंसर। तो इन शब्दों के बाद में हम प्रश्नोत्तरी करेंगे तो वहाँ पर और आपको विस्तार से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है मरणातुर तो मरने को आतुर। नेक्स्ट है मालगाड़ी तो माल को ढोने वाली गाड़ी। तो आपको समझ में यह भी आ गया होगा कि जो समस्त पद है उनका विग्रह कैसे किया जाता है और उनका संक्षिप्तीकरण कैसे होता है, और संक्षिप्तीकरण करना ही हमारा परिभाषा थी समास की। नेक्स्ट है नेत्र सुखद तो नेत्रों को सुखद। कृष्ण अर्पण तो कृष्ण को अर्पण। आशाती तो आशा से अतीत या परे। मरणासन तो मरण को आसन। नेक्स्ट है चिड़ी मार तो चिड़ी को मारने वाला। नेक्स्ट है विरोधजनक तो विरोध को जन्म देने वाला। नेक्स्ट है कठफोड़वा तो काठ को फोड़ने वाला। नेक्स्ट है प्राप्तोदक तो प्राप्तोदक हो जाएगा उदक का होता है जल तो उदक को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है दिल तोड़ तो दिल को तोड़ने वाला। नेक्स्ट है तिलकुटा तो तिल को कूट कर बनाया हुआ वो तिलकुटा। नेक्स्ट है जी भर तो जी को भरे। फिर हमारा जग सुहाता तो जग को सुहाने वाला। फिर है लाभप्रद तो लाभ को प्रदान करने वाला। फिर है संकटापन तो संकट को प्राप्त या अपन। नेक्स्ट है शरणागत तो शरण को आगत। तो दोस्तों हमें यह उदाहरण देखने के बाद में हमें पता चल जाएगा इसमें कौन सा समास है। तो हम इसके जो और उदाहरण है उनको भी देख लेते हैं, ताकि हमें परीक्षा में अगर इनमें से कोई भी समासिक पद आए तो हमें इनको विग्रह करने में
कठिनाई ना हो और ना ही आंसर देने में कठिनाई हो। तो इसमें आपको जितने भी जो एकदम महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सारे हैं वो सारे शब्द लिए गए हैं, तो आपको सारे ही शब्द करवा देता हूँ। नेक्स्ट है विदेश गमन, तो विदेश को गमन। रोजगारोन्मुख, तो रोजगार को उन्मुख। ध्यानातीत का हो जाएगा ध्यान को अतीत करके। नेक्स्ट है स्वर्ग, सर्वज्ञ, तो सर्व को जानने वाला। फिर है जातिगत, तो जाति को गया हुआ। फिर है गगनचुंबी, तो गगनचुंबी का हो जाएगा गगन को चूमने वाला। फिर है आपत्तिजनक, तो आपत्ति को जन्म देने वाला। फिर है परलोक गमन, तो परलोक को गमन। फिर है हस्तगत, तो हस्त को गया हुआ। फिर है चित्त चोर, तो चित्त को चोरने वाला। फिर है जेब कतरा, तो जेब को कतरने वाला। फिर है ख्याति प्राप्त, तो ख्याति को प्राप्त। फिर है नर बख्शी, तो नरों को भक्षित करने वाला। फिर है दिनकर, तो दिन को करने वाला। फिर है जितेंद्रिय, तो इंद्रियों को जीतने वाला। फिर है कनकटा, तो कान को कटवाया हुआ। फिर है चक्रधर, तो चक्र को धारण करने वाला। अब दोस्तों जैसे इसमें जितेंद्रिय है, दिनकर है, चक्रधर है, इनमें अन्य पद भी प्रधान है, इसलिए इनमें दो दो समास भी मिल सकते हैं। तो इनका हम बाद में चर्चा करेंगे कि किस समास में कौन सा, किस शब्द में कौन सा समास हमें पहले प्रायिकता देनी है और किस समास में बाद में। जैसे आपको बताया था कि समास 4 अथवा 6, तो उसमें हमें एक ही ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा, तो इनमें भी हमें अधिकतर एक ही ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा, जो समास मूल रूप से होगा वही। फिर है विद्युत मापी, तो विद्युत को मापने वाला। फिर है मरणातुर, तो मरने को आतुर। फिर है व्यक्तिगत, तो व्यक्ति को गत या गया हुआ। फिर है कालातीत, तो काल से अतीत अथवा परे। फिर है विकासोन्मुख, तो विकास को उन्मुख। फिर है व्यय प्राप्त, तो व्यय यानी उम्र को प्राप्त। फिर है आदर्शोन्मुख, तो आदर्श को उन्मुख। फिर है कार्योन्मुख, तो कार्य को उन्मुख। फिर है शरीर व्यापी, तो शरीर को व्यापा हुआ। फिर है अधिकार प्राप्त, तो अधिकार को प्राप्त। फिर है कमर तोड़, तो कमर को तोड़ने वाला। फिर है मनोहर, तो मन को हरने वाला। फिर है शक्तिदायक, तो शक्ति को देने वाला। तो ये ऐसे शब्द जैसे मनोहर है, दिल तोड़ है, तो ऐसे शब्द एग्जाम में अधिकतर हमें पूछने को देखने को मिलते हैं कि यही पूछे जाते हैं। फिर है राजनीतिज्ञ, सॉरी शक्तिदायक, तो शक्ति को देने वाला। फिर है मृत्युदाता, तो मृत्यु को देने वाला। फिर है शरीर व्याप्त, तो शरीर को व्याप्त। फिर है राजनीतिज्ञ, तो राजनीति को जानने वाला, उसको कहते हैं राजनीतिज्ञ। फिर है महीधर, तो मही को धारण करने वाला। फिर है माखन चोर, तो माखन को चुराने वाला। फिर है पक्षधर, तो पक्ष को धारण करने वाला। फिर है रोगातुर, तो रोग को आतुर। फिर है आत्म विस्तृत, तो आत्म को विस्तृत करने वाला। फिर नेक्स्ट है तर्क संगत, तो तर्क को संगत। फिर है हासोन्मुख, तो हास को उन्मुख। फिर है संकटापन, तो संकट को पाया हुआ। फिर है मुंह तोड़, तो मुंह को तोड़ने वाला। फिर है दुख घर, तो दुख को हरने वाला। फिर है विद्याधर, तो विद्या को धारण करने वाला। फिर है खड्गधर, तो खड्ग को धारण करने वाला। फिर है कष्टापन, तो कष्ट को आपन। फिर है कर्मोन्मुख, तो कर्म को उन्मुख। आप देख सकते हैं दोस्तों इन सभी सामासिक शब्दों और विग्रहों में देखिए आप, जो समस्त पद उनका विग्रह करते समय को है वह विभक्ति चिन्ह आया हुआ है, सभी शब्दों में आया हुआ है। तो यह पहचान है कर्ण की, कर्म की। फिर है लाभप्रद, तो लाभ को प्रदान करने वाला। तो ये हो गई हमारी कर्म तत्पुरुष की पहचान। नेक्स्ट है लाभप्रद, तो लाभ को प्रदान करने वाला। फिर है कूपगत, तो कूप को गत। फिर है ग्रंथकार, तो ग्रंथ को करने वाला। घर फूंक, तो घर को फूंकने वाला। फिर है चक्रधर, तो चक्र को धारण करने वाला। फिर है जल पिपासु, तो जल का पिपासु। फिर है तर्क संगत, तो तर्क को संगत। फिर है शिवार्पण, तो शिव को अर्पण। फिर है दिवाकर, तो दिवा को करने वाला। फिर है दुखापन, तो दुख को आपन, आपन यानी पीड़ित। फिर है धरणीधर, तो धरणी को धारण करने वाला।
फिर है पयोधर, तो पानी को धारण करने वाला। तो पयोधर जैसे सामान्य शब्द जैसे पयोधर है, तो पयोधर का आपको पता होना चाहिए कि पानी धारण करने वाला बादल होता है। माखन चोर भगवान श्री कृष्ण के लिए शब्द आए हैं। नेक्स्ट है प्राणगत, तो प्राण को गया हुआ। फिर है पाप हर, तो पाप को हरने वाला। फिर है बंशीधर, तो बंशी को धारण करने वाला। फिर है भंडा फोड़, तो भंडा यानी राज को फोड़ने वाला, जो राज खोल देता है ना उनके लिए। फिर है सर्वज्ञ, तो सर्व को जानने वाला। फिर है भूधर, तो पृथ्वी को धारण करने वाला। फिर है मुरलीधर, तो मुरली को धारण करने वाला। फिर है लीलाधर, तो लीला को धारण करने वाला। फिर है विद्युत मापी, तो विद्युत को मापने वाला। फिर है विदेश गमन, तो विदेश को गमन। फिर है शरणापन, तो शरण को आपन। फिर है सुख प्रद, तो सुख को देने वाला। फिर है स्वगत, स्वर्गगत, तो स्वर्ग को गते यानी गया हुआ। फिर है सुख कर, तो सुख को करने वाला। फिर है स्याही चूस, तो स्याही को चूसने वाला। अब हम कर लेते हैं कर्ण। इतनी देर हम पढ़ रहे थे कर्म तत्पुरुष। अब हम पढ़ते हैं कर्ण तत्पुरुष। तो कर्ण में क्या है, इतनी देर तो हम कर्म का जो विभक्ति चिन्ह है उसका ध्यान रख रहे थे, तो हमें पता चल रहा था कि है कर्म है। तो अब हमें कर्ण की कैसे पहचान होगी, तो इसमें आएगा कर्ण से के द्वारा, इसमें आएगा या तो से या के द्वारा, तो इसमें यह विभक्ति चिन्ह आएंगे। तो इनके भी हम जो इम्पोर्टेंट शब्द है, समस्त पद है, उनको देख लेते हैं। तो समस्त पद हमारा कष्ट साध्य, विग्रह हो जाएगा कष्ट से साध्य यानी साधा जा सके। आनंद में तो आनंद से युक्त। सवर चित्तो सब द्वारा रचित, तो हमें इसमें से अथवा के द्वारा शब्द लगाकर देखना है विभक्ति चिन्ह कि इसमें से कौन सा शब्द आएगा, तो हमें इसका शब्दाय ज्ञान हो जाएगा। फिर है धर्मांध, तो धर्म से अंधा, सवरचित का हो गया सब द्वारा रचित। फिर है तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत भी सही है और तुलसी से कृत भी सही है। दोष पूर्ण से, तो दोष पूर्ण हो जाएगा, तो दोष से पूर्ण। फिर है बैलगाड़ी, तो बैलों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी। फिर है मद मत, तो मद से मत। फिर है रस सिक्त, तो रस से सिक्त। फिर है ईश्वर प्रदत्त, तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त। फिर है स्वार्थांध, तो स्वार्थ से अंधा। फिर है हस्त लिखित, तो हस्त से लिखित। तो इतनी देर इसमें जैसे हम कर्म पढ़ रहे थे, तो उसमें को विभक्ति चिन्ह आ रहा, तो इसमें आएगा से अथवा के द्वारा। तो हमें यह शब्द देखकर आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा समास है। फिर है मेघाच्छन्न, तो मेघ से आच्छन्न। फिर है प्रश्नाकुल, तो प्रश्न से आकुल। फिर है अश्रुपूर्ण, तो अश्रु से पूर्ण। फिर है हिमाच्छादित, तो हिम से आच्छादित यानी से का अर्थ इसमें युक्त, उसके साधे से। तुलसी कृत, तो तुलसी से कृत या तुलसी द्वारा रचित, इसका अर्थ हो जाएगा से में कि इसमें उससे जुड़ा हुआ है। इसमें से का अर्थ हो जाएगा उसमें भाव है वो जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है वचनबद्ध, तो वचन से बद्ध, तो यानी कि वह वचन से जुड़ा हुआ है, वचनबद्ध। प्रमाण सिद्ध, तो प्रमाण से सिद्ध यानी कि वह प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा इसमें जुड़ा हुआ एक भाव होता है इसमें उससे जुड़ने का। नेक्स्ट है वाग युद्ध, तो वाग युद्ध का हो जाएगा वाक से युद्ध, वाक वाणी से। शास्त्र संगत हो जाएगा शास्त्र से संगत। सुधातुर, तो सुधा से आतुर, जैसे सुधा से आतुर यानी भूख से आतुर या व्याकुल। नेक्स्ट है परोपजीवी, तो अन्य से, परोपजीवी का हो जाएगा अन्य के सहारे से जीवित। फिर है शल्य चिकित्सा, तो शल्य चिकित्सा का हो जाएगा शल्य से चिकित्सा। फिर है अधिकारोन्मत्त, तो अधिकार से उन्मत्त। फिर है आंखों देखा, तो आंखों से देखा हुआ, यानी कि जैसे कोई पहले बताते नहीं थे क्या राजा महाराजा की आंखों से देखा हुआ हाल है उनके जो दरबारी होते थे। तो हमें इन शब्दों का थोड़ा सा क्या है कि अपने व्यवहारिक जीवन में अथवा किसी घटना से संबंध करके हम अगर इनको ध्यान में रखें, तो ये हमें आसानी से याद भी हो जाएंगी और इनका हमें समस्त पद और विग्रह भी समझ में आ जाएगा। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था कि जो समास है उनको हम डीपली करेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट है तारों भरी, तो तारों से भरी हुई रात। फिर है अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित। फिर है भड़भुंजा,
तो भांड के द्वारा भूनने वाला, तो हो जाएगा बड़भुंजा। फिर है अनुभवजन्य, तो अनुभव से जन्य। फिर है गुण युक्त, तो गुण से युक्त। फिर है रेखांकित, तो रेखाओं से अंकित। फिर है जलावृत, तो जल से आवृत यानी घिरा हुआ। फिर है प्रेमातुर, तो प्रेम से आतुर। नेक्स्ट है रस सिक्त, तो रस से सिक्त। फिर है गुरुदत्त, तो गुरु द्वारा दत्त। फिर है मोहांध, तो मोह से अंधा। फिर है वाग्दत्ता, तो वाणी द्वारा दत्त। फिर है मदमाता, तो मद से मत हुआ। फिर है सुरकृत, तो सुर द्वारा कृत। फिर है प्रकाश युक्त, तो प्रकाश से युक्त। फिर है मदांध, तो मद से अंधा। फिर है रत्न जड़ित, तो रत्न से जड़ित। फिर है दयाद्र, तो दया से आद्र। फिर है जग हंसाई, तो जग द्वारा हंसी। फिर है भयाकुल, तो भय से आकुल। फिर है कार्य युक्त, तो कार्य से युक्त। फिर है मुंह मांगा, तो मुंह से मांगा। फिर है लताच्छादित, तो लता से आच्छादित, लता नाम है बेल का। फिर है मन गढ़ंत, तो मन से गढ़ा हुआ। फिर भयाक्रांत, तो भय से आक्रांत। नेक्स्ट है मन माना, तो मन से माना हुआ। फिर है क्रियान्विति, तो क्रिया के द्वारा अन्विति। फिर है मद मत, तो मद यानी नशे से मत। फिर है रोग पीड़ित, तो रोग से पीड़ित। नेक्स्ट है रोगातुर, तो रोग से आतुर। नेक्स्ट है देव विरचित, तो देव द्वारा विरचित। नेक्स्ट है भूख मरा, तो भूख से मरा हुआ। फिर है महिमा मंडित, तो महिमा से मंडित। फिर है कपड़ छान, तो कपड़े से छाना हुआ। फिर है घृत मिश्रित, तो घृत से मिश्रित। नेक्स्ट है स्वयं सिद्ध, तो स्वयं से सिद्ध। नेक्स्ट है लोक सेव्य, तो लोक द्वारा सेव्य। नेक्स्ट है हथ रथा, तो हाथ से रथ चलने वाला करधा। फिर है शोक का कुल, तो शोक से आकुल। फिर है दुग्ध निर्मित, तो दुग्ध से निर्मित। फिर है श्रम साध्य, तो श्रम से साध्य। फिर है अभाव ग्रस्त, तो हो जाएगा अभाव से ग्रस्त। इसी प्रकार हम कुछ और उदाहरण है दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। आपको समझ में तो आ ही गया है, फिर और देख लेते हैं कि मेघाच्छन्न, तो मेघ से आच्छन्न। प्रश्नाकुल, तो प्रश्न से आकुल। अश्रुपूर्ण, तो हो जाएगा अश्रु से पूर्ण। फिर हिमाच्छादित, तो हिम से आच्छादित। वचन बच्चों, वचन से पद। फिर है प्रमाण सिद्ध, तो प्रमाण से सिद्ध। फिर है वाग युद्ध, तो वाक से युद्ध। नेक्स्ट है शास्त्र संगत, शास्त्र से संगत। फिर है सुधातुर, तो सुधा से आतुर। फिर है परोपजीवी, तो अन्य के सारे जीवित रहने वाला। नेक्स्ट है शल्य चिकित्सा, तो शल्य से चिकित्सा। शायद ये दोस्तों आए हुए शब्द है, पहले आ गए। फिर भी दो चार शब्द और देख लेते हैं इनके बाद में, जो पहले आ गए हैं ये। फिर है शल्य चिकित्सा, तो शल्य से चिकित्सा। फिर है अधिकारोन्मत्त, तो अधिकार से उन्मत्त। नेक्स्ट है आंखों देखा, तो आंखों से देखा हुआ। फिर है स्नेहाविष्ट, तो स्नेह से आविष्ट। फिर है भावाभिभूत, तो भाव से अभिभूत। नेक्स्ट है पदाक्रांत, तो पद से आक्रांत। नेक्स्ट है व्यवहार कुशल, तो व्यवहार से कुशल। नेक्स्ट है युक्ति युक्त, तो युक्ति से युक्त। नेक्स्ट है सर्वविद, तो सर यानी बाण से विद। प्रतीक्षातुर का होता है प्रतीक्षा से आतुर। फिर है बोधगम्य, तो बोध के द्वारा गम्य। फिर है प्रकृति दत्त, तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त या दिया हुआ। फिर है धर्म युक्त, तो धर्म से युक्त। फिर है पंथ परिणीत, तो पंथ द्वारा परिणीत या रचित, परिणीत का अर्थ है रचित। फिर है विधि निर्मित, तो विधि द्वारा निर्मित। फिर है तर्क सिद्ध, तो तर्क द्वारा सिद्ध। फिर है सूची भेद यानी सूची यानी सुई द्वारा भेद। फिर है फलाच्छादित, तो फलों से आच्छादित। फिर है श्रम जीवी, तो श्रम से जीवित रहने वाला, तो श्रमजीवी हो गया। शब्द भेद यानी शब्दों के द्वारा भेद्य, तो शब्द के द्वारा भेद्य। चिंता व्याकुल का हो जाएगा चिंता से व्याकुल। भय भीत का हो जाएगा भय से भीत।
भावाविष्ट का हो जाएगा भाव से आविष्ट। दुख भरी का हो जाएगा दुख से भरी हुई। मोहाभिभूत का हो जाएगा मोह से अभिभूत। रेल यात्रा का हो जाएगा रेल द्वारा यात्रा। स्व चिंतन का हो जाएगा स्वयं द्वारा चिंतन। दस्त कार्य का हो जाएगा दस्त यानी हाथ से किया गया कार्य। पंथ प्रणीत यहाँ पहले आ गया पंथ के द्वारा प्रणीत। बिहारी रचित हो जाएगा बिहारी के द्वारा रचित। जो ये रचनाएं है उनके आगे जो लिखा हुआ बिहारी रचित, तुलसी रचित या तुलसी द्वारा कृत, तो इनमें हम बिहारी से रचित भी कर सकते हैं, जैसे बिहारी के द्वारा रचित। तो यह ज़्यादा शब्दों का हम संधि विग्रह समासिक विग्रह करके हम देख सकते हैं कि कौन सा शब्द ज़्यादा जो सटीक पेट था उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। फिर अब भक्ति वस्तु भक्ति के द्वारा वश में। फिर अब भस्मावृत, तो भस्म यानी राख से आवृत। तो दोस्तों आपको हमारी जो यह समास की वीडियो कैसी लगी, ये सामासिक पद इनको बताने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम ऐसे ही वीडियो में आगे मिलेंगे। तो अभी हमारे 2 समास कंप्लीट हुए, इसमें एक ही समास के 2 भेद कंप्लीट हुए हैं तत्पुरुष के। इसमें हम इस वीडियो में जाना कि समास किसे कहते हैं, उनके भेद किस प्रकार आते हैं, उनके उदाहरण किस प्रकार है। तो आशा करता हूँ कि इनके जो उदाहरण हमने अभी आपको कराए इनसे बाहर नहीं जाएंगे और आप सभी को आसानी से अगर पढ़ा है ध्यान से तो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।